आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का 8वां चैप्टर द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम देखने जा रहे हैं कि इस पृथ्वी पे जो भी संरचना बनी, चाहे वह लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसकी वो कैसे जन्म लिया, कैसे उसकी उत्पत्ति शुरू हुई, कैसे मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ या अन्य जानवरों का कैसे इवोल्यूशन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल की उत्पत्ति होने से पहले यह पृथ्वी पे जीवन नहीं था। जब पृथ्वी पे जीवन शुरू हुआ तो किस तरह से क्रमशः सेल का इवोल्यूशन हुआ, उसको आज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि यह चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में आने वाले समय के लिए, जिससे जिस पे शोध हो सके और डिफरेंट रिसर्च के जरिए हम नए आयामों को छू सकें, एक न्यू चैप्टर हम एग्जिस्ट कर सकें। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। दी सेल, तो डिफिनीशन इसका ये कहता है सेल का कि ए सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि सेल जो है एक उस स्ट्रक्चरल और फंडामेंट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब उसके अलावा कुछ भी, किसी भी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। जब कोई भी एक सेल दूसरे सेल से जुड़ता है तो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है या फॉर्म्ड होते हैं। यह इसमें दिखा गया है कि कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यह अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है और हमारे लाइफ में एक इसेंशियल फंक्शन की तरह परफॉर्म करता है। सेल स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं? एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर कैन नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी चीज बिना कंप्लीट हुए सेल स्ट्रक्चर में वह एक इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो सकता। पहली बार इसके डिस्कवरी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि पहली बार रॉबर्ट हुक ने इस टर्म को दिया था, सेल टर्म को। उसके बाद एंटोन बोन लीवेनहॉक ने इसको पहली बार देखा था एक लाइव सेल में, और रॉबर्ट ब्राउन ने उसी सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे जैसे होते गए तब जाके हमें पता चला कि हमारी संरचना या किसी भी प्लांट की संरचना, एनिमल्स की संरचना कैसे कैसे बनी हुई है। तो पहली बार जब माइक्रोस्कोप इन्वेंशन हुआ और इसके इम्प्रूवमेंटल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक ले गए। जैसे हम पहली बार माइक्रोस्कोप बना और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना तब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर सेल्स के सामने आने लगे और उसे हम दिखाने, और उसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने किसी भी सेल का डिटेल स्ट्रक्चर रिवील किया कि एक स्ट्रक्चर के में एक स्ट्रक्चर में डिफरेंट तरह के सेल होते हैं और उस सेल्स में डिफरेंट तरह के न्यूक्लियस या जो भी हो, माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे जो भी स्ट्रक्चर्स हो, उसकी खोज हुई। अब बात आती है कि किसने इतना मेहनत किया। तो माल्थियास स्लाइडन थे 1838 में, एक जर्मन बोटानिस्ट थे जिन्होंने कई प्लांटों को एग्जामिन किया और उन्होंने देखा कि सभी प्लांट डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से बने हैं। उसके बाद एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था थियोडर स्वान। 1839 में उन्होंने एनिमल सेल्स पे स्टडीज की। इसमें लिखा है कि रिपोर्टेड दैट सेल्स हैव ए थिन आउटर लेयर नाउ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने देखा कि सेल्स के पास एक थिन, पतली सी आउटर लेयर है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने नोटेड दैट द प्रेजेंस ऑफ ए सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। उन्होंने ये देखा कि एक सेल वॉल है जो प्लांट सेल का यूनिक फीचर है। आपको पता होगा, आप अगर पढ़ेंगे तो या तो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे 10th में, या अभी सेकेंड चैप्टर में पढ़े होंगे। उसमें ये पता होना चाहिए आपको कि प्लांट सेल में ही केवल सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो उन्होंने एक प्रपोज की हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। उन्होंने ये कहा कि
बॉडीज एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स की जो बॉडी होती है वह डिफरेंट तरह के सेल्स और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है। अब फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी, स्लाइडन एंड स्वान टुगेदर फार्मूलेटेड द इनिशियल सेल थ्योरी। फार्मूलेशन मतलब उन्होंने एक सेल थ्योरी बनाया कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे या किसी चीज को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, हाउ टू एक्सप्लेन एनिमल सेल्स और प्लांट सेल। The original theory did not explain how new cells were found. उन्होंने कोशिश तो किया कि उसको एक्सप्लेन करें, लेकिन ये दोनों लोग स्लाइडन और स्वान ने ये एक्सप्लेन कर नहीं कर पाए कि सेल्स कैसे बनती हैं, नई सेल्स कैसे बनती हैं। उसी को रुडोल्फ वर्को ने 1855 में किया, डिस्कवर किया या एक फार्मूलेशन थ्योरी दिया। उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। उन्होंने ये कहा कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके एक नया सेल्स बनाती हैं, और जो नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल्स से ही बनती हैं। तो उसी को कहा गया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मीन्स सेल्स न्यू सेल्स आर एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मॉडिफाइड स्लाइडन एंड स्वान हाइपोथेसिस टू फाइनलाइज सेल थ्योरी। उन्होंने ही, रोडोल्फ वर्को ने ही इन दोनों, जो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और एक जर्मन बोटानिस्ट थे, इन लोगों की थ्योरी को फार्मूलेट करके मिला के बनाया, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो पुरानी सेल्स हैं उसी से डिवाइड होकर नई सेल्स बनती हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है कि ऑल लिविंग सेल्स ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव प्राणी वो बने होते हैं कंपोज्ड ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से। ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और सभी जो नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी सेल्स से बनती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि थियोडर स्वान और माल्थियस स्लाइडन को मिला के एक रडोल्फ बर्को ने एक नई मॉडर्न सेल थ्योरी तैयार की, जिसमें इसमें दो पॉइंट थे कि जो नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल से बन रही हैं, और सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह सेल्स से और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती हैं। अब हम सेल थ्योरी देखते हैं कि अब फेल क्यों हो गई सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी फेल ड्यू टू नॉट गिव द रीजन ऑफ हाउ एंड वेयर सेल्स आर फॉर्म्ड। सेल थ्योरी फेल इसलिए हो गई थी कि इसका कोई रीजन नहीं बताया था कि कैसे और कहाँ बनती है सेल। इसी मैंने बताया रोडोल्फ वर्को का 1853 में उन्होंने बताया था कि सेल डिवाइड एंड फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आप थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा। सेल साइज और सेल वेरिएशन की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। सेल्स को जैसे कोई आपको पता है कि डिफरेंट साइज की सेल्स होती हैं, डिफरेंट कलर्स की सेल होती हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती हैं सेल्स। तो पहला स्मॉलेस्ट सेल्स माइकोप्लाज्मा है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। बट आपको पता होना चाहिए कि इससे भी छोटी सेल्स वायरस का होता है, लेकिन जब अगर ऑप्शन में आपके वायरस दिया होगा तो आप वायरस को क्लिक करेंगे। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल एग, आपको पता है कि सिंगल एग सेल्स ऑस्ट्रिच के अंडे को कहते हैं, तो वही सबसे अब तक का सबसे लार्जेस्ट है। और ह्यूमन रेड ब्लड सेल 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट होता है। आप लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। लॉन्गेस्ट का मतलब कि लंबा, और लार्जेस्ट का मतलब कि उसके साइज के हिसाब से बड़ा। सेल शेप वेरिएशन जो होता है, शेप्स इंक्लूड जैसे डिस्क लाइक, आप ये रेड ब्लड सेल्स अगर आप देख रहे हो तो ये डिस्क लाइक है। इसको आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि ये चपटा डिस्क जैसे है। ये देखिए, ये वाला, तो ये चपटा डिस्क के जैसे है, तो इसको डिस्क शेप कहेंगे। एक पॉलीगोनल शेप होता है, ये कॉलुमनर है। ये देखिए, ये मेजोफिल सेल्स जो है राउंड एंड ओवल है। ये ट्रैकियॉइड इलोंगेटेड सेल्स है। तो ये शेप वेरीज करता है डिपेंडिंग ऑन शेप फंक्शन, कि सेल फंक्शन कौन कर रही है, किस जगह वो प्रेजेंट है, इस बेसिस पे वो डिपेंड करता है। ये देखिए, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए
एक ही जगह कुछ सेल्स के साइज को एक टेबल में टेबुलेट कर दिया है कि आपको आसान रहे याद करने में। कभी कभी नीट में भी दे देता है और डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी ये पूछ देता है एंट्रेंस एग्जाम में कि किस सेल्स का कितना कितना साइज है। तो बैक्टीरियल सेल को अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल 0.2 से 2, ईस्ट सेल्स यूकैरियोटिक सेल 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये यहाँ आपको याद होना चाहिए कि ये असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग में, तो आप कोई निमोनिक्स बना सकते हैं या उसको याद करने के लिए। ये देखिए ऑर्गेनेल्स, टिपिकल साइज और नोट्स। इसमें मैंने एक जगह तैयार किया है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनके साइज क्या हैं, उनमें क्या क्या पाया जाता है। अब कभी कभी ये पूछ देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या है, लाइसोसोम का क्या है, माइक्रोबॉडीज का क्या है, पेरोक्सिसोम्स का क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का क्या होता है, वैक्यूल का साइज क्या होता है। तो आप ऐसे ही इसको याद भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के। आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स टू टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आप अगर सेकंड चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि प्रोकैरियोट्स में केवल मोनेरन्स आते हैं और यूकैरियोट में आपके आते हैं प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं और क्या इसमें डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। इसमें दिया है कि न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, जबकि वही इसमें न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। और मटेरियल जो है नेकेड होता है, जैसे नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है प्लांट सेल्स, एग्जाम्पल ऑनियन पिल सेल्स, एनिमल सेल्स और ह्यूमन चीक सेल। इसमें बैक्टीरिया ही होगा। प्रोकैरियोट्स में आपको पता होना चाहिए कि दो ही दिया है हम लोग, यू बैक्टीरिया और अर्की बैक्टीरिया, मोनेरास में स्टेरचिया कोलाई है और माइकोप्लाज्मा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल्स है। अब साइज में देखते हैं, जनरली लार्जर होता है यूकैरियोटिक से और ये स्मॉलर होता है 0.3 10 माइक्रोमीटर। जेनेटिक मटेरियल देखते हैं तो डीएनए इनक्लोज्ड होता है न्यूक्लियस में, ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम। इसमें लीनियर क्रोमोसोम में कई तरह का होता है, आप क्रोमोसोम जब पढ़ेंगे तो उसमें मेटासेंटिक, सब मेटासेंटिक, टीलोसेंटिक और ये सब पाए जाते हैं। और ए बी सी डी क्रोमोसोम होते हैं और इसमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड आपका पाया जाता है बैक्टीरिया में। और सिंगल सर्कुलर, इसमें सर्कुलर भी होता है और लीनियर भी होता है यूकैरियोटिक में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। एब्सेंट होता है राइबोसोम में। सेल वॉल, आपको पता है यूकैरियोट में प्लांटी आता है तो सेल वॉल होगा कुछ में। एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, जबकि प्लांट सेल्स में सेलुलोज का बना होता है। और इसमें मोस्ट में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। एक म्यूरिन होता है और बैक्टीरिया का आपको पता है कि अगर नहीं होगा तो मर जाएंगे, लेकिन एब्सेंट होता है माइकोप्लाज्मा में। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। साइटोप्लाज्म का देखें, कंटेन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स विथ ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म इसमें होता है जिसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ऑर्गेनेल्स के साथ। इसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, एक ही कंपार्टमेंट होता है, जबकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में होते हैं। राइबोसोम को आपको पता हो तो लार्जर होता है, 80s फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड एन ऑर्गेनेल्स, एग्जांपल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें स्मॉलर होता है, 70s होता है, जो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में केवल। अब सेल डिवीजन की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू होता है। सेंट्रोसोम जो होता है इन एनिमल सेल एड्स डिवीजन, इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, नो सेंट्रोसोम। स्पेशल स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसमें सेंट्रोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में और मीसोसोम इनफोल्डिंग ऑफ सेल और मेम्ब्रेन होता है, ये आपका होता है प्रोकैरियोट में और ये यूकैरियोट में।
रिप्रोडक्शन रेट इसमें स्लोअर मल्टीप्लिकेशन होता है, जबकि इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स में। और शेप और वेरिएशन की बात करें तो डाइवर्स होता है इसमें। जैसे एग्जांपल पॉलीगोनल प्लांट सेल, डिस्क लाइक इन रेड ब्लड सेल्स। मैंने अभी आपको ऑप्शन दिखाया है पीछे, अगर आपको नहीं याद हो तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ उसको, जहाँ मैंने आपको बताया है। ये देखिए, ये डिस्क टाइप है, ये पॉलीगोनल है, ये लॉन्ग एंड नैरो है, किसी में कॉलमनर होता है, किसी में क्यूबॉइडल होता है और किसी में थ्रेड लाइक होता है। इसको अगर देखें डाइवर्स होता है, इसमें लिमिटेड होता है, बैसिलस फोकस विब्रियो स्पिरिलम इन बैक्टीरिया। अगेन अगर आप सेकेंड चैप्टर में जाएंगे तो उसमें इसका शेप दिया है, बैसिलस का, फोकस का, विब्रियो स्पिरिलम इन बैक्टीरिया। जब मैं अगला लेक्चर अपलोड करूंगा तो जब मैं पढ़ाऊंगा उसको तो वहाँ पे आप दिखाऊंगा। अब ये देखिए यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स है, ओनियन पील्स में, प्लांट सेल में होता है। ये उसके पास एक सेल वॉल होता है, न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है। ह्यूमन चीक सेल एनिमल्स में, उसके बाद न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, लेकिन कोई सेल वॉल नहीं होता है। यहाँ जनरली डिफरेंट किया गया है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्रोकैरियोट्स में इस्चरचिया कोलाई बैक्टीरिया को, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है और एक सेल वॉल है, कंटेन प्लाज्मिड एंड मीसोसोम। ये देखिए, ये आपका, ये बैक्टीरियल सेल को देखिए आप, देखिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्पाइक्स हैं जो करती हैं, ये उनके सर्कुलर डीएनए हैं। आप बीच में देखेंगे, ये इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें आप ध्यान से देखिए, ये आपका सेल वॉल है और ये उसके अंदर का मटेरियल। जबकि वही आप एक यूकैरियोटिक सेल्स का देखिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं। ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस है, उसके अंदर आपका डीएनए मटेरियल होगा जो राइबोसोम और सब चीज़ें होगा। ये आपको गोल्गी अपरेटस है, ये देखिए, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका प्लास्टिड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आप इसको ऐसे 3D मॉडल है, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैसे ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। देखिए, ये इसमें सारा सी, इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। देखिए, इसमें आप अच्छे से राइबोसोम्स देख सकते हैं, स्मूथ राइबोसोम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, ये आपके रफ वाले हैं और इधर स्मूथ वाले हैं। मैं आपको जब वो पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा। अब ये देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो है एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है, जनरली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स होता है ये, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप। फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस, रॉड लाइक, फोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कामा शेप एंड स्पिरिला, स्पाइरल शेप। सेल स्ट्रक्चर, जिसमें सेल वार प्रेजेंट होता है, सभी माइक्रोप्लाज्मा में नहीं होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है सेल वाल। साइटोप्लाज्म, फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल। न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, नॉट इंक्लूड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि कोई भी चीज, उसका स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन वो कभी भी उस बहुत ज़्यादा वेल सिक्योर नहीं हो पाता है। अब इसमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में अगर बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के, तो जीनोमिक डीएनए पाया जाता है जो सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए होता है। प्लाज्मिड्स, स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड जीनोमिक डीएनए इन मेनी बैक्टीरिया। कभी कोई इसमें बताता है कि मेनी बैक्टीरिया में आउटसाइड जीनोमिक डीएनए में छोटे और सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं जो उनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाता है। यूज्ड इन हायर स्टडीज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इन फॉरेन डीएनए।
ये हायर स्टडीज में पढ़ा जाता है, जैसे आप एमएससी करेंगे, आप पीएचडी करेंगे, आप बीएससी करेंगे, तो वहाँ बताया जाता है कि बैक्टीरियल ट्रांसफर में फॉरेन डीएनए कैसे ट्रांसफर किया जाता है। अगर ऑर्गेनेल्स की में बात करें तो ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन का लैक पाया जाता है। जैसे ऑर्गेनेल्स आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं या गोल्गी बॉडी देख रहे हैं, उसमें ये सब पाया नहीं जाता है। और अगर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो पाया नहीं जाता है, तो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। कंटेंट राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड, देखिए ये राइबोसोम है तो इसमें नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है। यूनिक फीचर इंक्लूजन बॉडी, यूनिक स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट्स। मिसोसोम्स जो होता है स्पेशलाइज्ड होता है इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स होता है। जो मिसोसोम है वो आपका बेसिल ट्यूबुल्स और लैमेली के रूप में पाया जाता है, जबकि वही उसमें क्रोमैटोफोर्स भी पाए जाते हैं कुछ प्रोकैरियोट्स में। जो आपको पता होगा कि साइनोबैक्टीरिया और डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया को कलर प्रोवाइड कराते हैं क्रोमैटोफोर्स। कंपैरिजन विथ यूकैरियोट्स, अगर हम इसकी यूकैरियोट से कंपैरिजन करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। लैक यूकैरियोट ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, राइबोसोम को छोड़ के सभी ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। अब सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, अगला टॉपिक उसमें दिया है एनसीईआर। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो भी इसमें टॉपिक इंक्लूड किया हूँ लाइन बाय लाइन सारा एनसीईआरटी से लिया गया है, और मैंने बस उसको समरी के तौर पे इसको प्रिपेयर किया है अच्छे से पॉइंट वाइज, कि आपको याद करने में आसानी हो। आप इसको याद कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे और एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, आपको और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आपको केवल आपको एमसीक्यू सॉल्व करना होगा नीट का। अब हम आते हैं सेल इन्वेलप स्ट्रक्चर्स पे। मोस्ट प्रोकैरियोट सेल्स स्पेशली बैक्टीरिया हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप। केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप का मतलब है कि डिफरेंट बैक्टीरिया के पास डिफरेंट तरह की केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी होती है। डिफरेंट या इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइटली बाउंड लेयर, दैट इज आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल सेल वॉल, इनरमोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। These layers function together as a single protective unit despite of distinct role। इसमें ये बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है बैक्टीरिया की, वो तीन लेयर रखती है। आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल सेल वॉल, इनरमोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये देखिए इसमें ऊपर कैप्सूल है, बीच में सेल वॉल है और सबसे नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आपका प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। उसके अंदर राइबोसोम्स हैं, एक ही राइबोसोम आपको पता है कि एक ऑर्गेनेल्स है, वो भी नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड है। साइटोप्लाज्म इसके अंदर है, तो ये सर्कुलर डीएनए है। जनरली बैक्टीरिया फ्लैजेलम न्यूक्लियाइड में सर्कुलर डीएनए ही पाया जाता है। ये पिलाई है, और पिलाई जनरली आपको हेल्प होगा कि रिप्रोडक्शन के टाइम ये कंजुगेशन का कंजुगेट करते हैं एक दूसरे से, उसमें हेल्प करते हैं। अब बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन डिवाइड होते हैं टू ग्रुप्स में, बेस्ड ऑन सेल इनवेलप डिफरेंस एंड ग्राम स्टेनिंग। यानी किसी बैक्टीरिया को अगर कलर में एक डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टेन्स होते हैं, अगर वो स्टेन्स वो एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, अगर वो स्टेन्स एब्जॉर्ब नहीं करती है तो उसे ग्राम नेगेटिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, आपने उसको नीले कलर की स्याही में डाला, अगर उसमें स्याही अब एब्जॉर्ब हो जा रही है और उसको फिर बाद में धोने से एल्कोहल से चाहे जिस चीज भी चीज़ से उस वो दाग या धब्बा या उसका कलर है वो नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो ग्राम पॉजिटिव हुआ। और अगर धुलने से उसका स्टेन चला जा रहा है, दाग या धब्बा उस पर जो है वो चला जा रहा है या कलर चला जा रहा है, तो उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। इसी तरह को बैक्टीरिया होते हैं कि उनको स्टेन्स में डालने पे वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं बैक्टीरिया को उस कलर को, और जो ये नहीं एब्जॉर्ब करती हैं उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अब आइए पढ़ते हैं आगे कि ये तीनों स्ट्रक्चर काम क्या करते हैं। आउटर मोस्ट ग्लाइकोपैलिक्स, मिडल सेल वॉल और इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ग्लाइकोकैलिक्स वेरी इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग बैक्टीरिया। ये डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया में कंपोजिशन में, उनकी बनावट में और थिकनेस लेयर जो होता है, थिकनेस मोटाई, उस डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया में ये वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। कैन बी ए लूज स्लाइम लेयर और ए थिक टफ कैप्सूल। यह एक लूज स्लाइम लेयर हो सकते हैं, जैसे आप रबड़ देख सकते हैं। आप अगर क्या बोलते हैं वो चॉकलेट बनता है जिसका, आप वैसे उसको या तो दबाएंगे तो दब जाएगा, या टफ कैप्सूल बन, ठीक मोटा टफ कैप्सूल कि आप कितना भी उसको प्रेस करेंगे वो प्रेस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये एक तरह से ग्लाइकोकैलिक्स उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है। प्रोटेक्ट एंड एड्स इन अटैचमेंट, ये बचाता है और हेल्प करता है उसको अटैचमेंट होने में। सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया को एक शेप प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि सेल वॉल जो है किसी भी चीज़ को स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं कि कुछ सेल वॉल जो है सेमी परमिएबल होते हैं और परमिएबल होते हैं। इसका ये मतलब कि वो एक लिमिट तक या जिस भी चीज़ को एब्जॉर्ब करना होता है पास होता है सेल वॉल के थ्रू। अगर लगातार कोई भी चीज़ें पास होंगी तो आप, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप पढ़े होंगे, उसके थ्रू सेल बस्ट हो सकता है। या अगर सेल वॉल जो है डिटरमाइन करता है शेप को बैक्टीरिया के, सेल वॉल जो है डिटरमाइन करता है शेप ऑफ बैक्टीरिया को, जिसमें प्रोवाइड कराता है स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बस्टिंग और कोलेप्सिंग। मैंने आपको बताया कि बस्टिंग और कोलेप्सिंग अंगूर और किशमिश वाली कहानी। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है, ये सेल्स है। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब कि यहाँ भी मटेरियल अंदर भी सेम होगा और बाहर भी सेम होगा। तो ये मटेरियल अगर इसके अंदर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इधर आएगा और इधर से निकल जाएगा। सेल्स की साइज जो है वो समान रहेगी। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ इस सेल्स में, तो हाइपोटोनिक्स तो ये से अंदर तो आएगा लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे ये सेल्स जो हैं इसकी साइज बढ़ती रहेगी, इसकी साइज बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये बस्ट हो जाएगा, ये फूट जाएगा। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है, मान लीजिए एक सेल्स है तो यहाँ पे आपका लो सॉल्यूशन होता है, तो इस अंदर से सेल बाहर की तरफ जाता है, जिससे ये सेल्स जो होता है वो आपका श्रिंक हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। यहीं पे रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आता है, जो ये सिलेक्ट करता है कि कौन सा सॉल्यूशन अंदर जाएगा, एंट्री करेगा, और कौन सा सॉल्यूशन अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, जो मेंटेन करता है सेल्स की शेप और स्ट्रक्चर को। यह इसीलिए यह डायरेक्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जुड़ा होता है। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, फंक्शनली नहीं, केवल स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब मीसोसोम के बारे में बात करते हैं। मीसोसोम इज ए स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द सेल। यह एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बना होता है। एपियर एज बेसिल ट्यूबुल्स एंड लैमली, मैंने अभी पिछले स्लाइड्स में आपको पिछली पिछली स्लाइड में बताया, जिसमें फंक्शंस इंक्लूड होता है। यह काम क्या करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, यह डीएनए को रिप्लिकेट करता है तोड़ तोड़ के और डिफरेंट डिफरेंट डॉटर सेल्स को प्रोवाइड कराता है, बांट देता है। रेस्पायरेशन में हेल्प करता है और सेक्रेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है, सेक्रेट करता है, यानी कोई भी चीज़ अगर फॉरेन मटेरियल आता है या किसी चीज़ को प्रोवाइड कराना होता है डिफेंस के लिए या फूड के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सेक्रेट करता है। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एंड इंजाइमेटिक कंटेंट,
यह सरफेस एरिया को बढ़ाता है, सेफ्टी के लिए बढ़ा भी सकता है, फूड कंजप्शन के लिए बढ़ा सकता है और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ा सकता है। जैसे कोई शिकारी आया इसको खाने के लिए तो ये तुरंत एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ा देगा, या तो उसको सेक्रेट करेगा फाउल के रूप में या किसी और के चीज़ में, या पैरालाइज करने के लिए। क्रोमेटोफोर को हम देखते हैं कि प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोट्स जैसे साइनोबैक्टीरिया, यह कलर प्रोवाइड कराता है, पिगमेंट प्रोवाइड कराता है या कलर बोल सकते हैं। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग, या एक्सटेंशन होता है जो साइटोप्लाज्म को पिगमेंट के रूप में प्रोवाइड कराता है। जिसे आप देखेंगे तो साइनोबैक्टीरिया कभी कभी नीली चमकीली तरह की पाई जाती है, यह उसको कलर प्रोवाइड कराता है। अब मोटिलिटी स्ट्रक्चर क्या क्या पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल्स में, ये हम आपको अभी तक प्रोकैरियोट सेल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, आपको पता होगा। मोटिलिटी स्ट्रक्चर क्या क्या पाए जाते हैं, तो बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। मोटाइल का मतलब दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और नॉन मोटाइल का मतलब वो एक ही जगह रहते हैं, वो मोटाइल नहीं होते हैं, वो चल नहीं पाते, वो जा नहीं पाते। तो मोटाइल बैक्टीरिया प्लस फ्लैजिला होता है जो थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल से होता है। फ्लैजिलम स्ट्रक्चर, फिलामेंट जो होता है लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड आउटसाइड, आप बाहर की तरफ होता है, हुक और बेसल बॉडी होता है। इसमें तीन तरह का पाया जाता है, फिलामेंट में लॉन्गेस्ट पोर्शन पाया जाता है, फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होता है। नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला वेरी, फ्लैजिला का नंबर और अरेंजमेंट वेरी होता है, आगे लेक्चर में पढ़ाएंगे। 9+2 अरेंजमेंट होता है, कहीं कहीं 9+0 अरेंजमेंट होता है। नॉन मोटिलिटी सरफेस स्ट्रक्चर जो होता है, पिलाई इलांगेटेड होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, पिलाई जो होता है वह स्पेशल प्रोटीन से बना होता है और हेल्प करता है अटैचमेंट में ड्यूरिंग कंजुगेशन के समय, और ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल को। फिमरी होता है, तो ये स्मॉल और ब्रिसल लाइक फाइबर्स की होती हैं जो हेल्प करती हैं बैक्टीरिया को अटैच के सरफेस के लिए और रॉक का होस्ट। तो नॉन मोटाइल कभी भी वो क्या करती हैं कि उसको, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कभी भी वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती तो किसी सरफेस को अटैच करती हैं। जैसे आपने ऑक्टोपस को देखा होगा तो कहीं होता है तो जकड़ लेता है, ऐसे उसमें ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं दांतदार, जो छोटे होते हैं और उसको पकड़ लेते हैं कि जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट ना जा पाए। बैक्टीरिया जनरली डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पाए जाते हैं पानी के अंदर, तो पानी में भी फ्लो होता है, कहीं भी फ्लो होता है एयर में कि वह एक जगह दूसरी जगह उड़ के ना चले, तो उससे बचने के लिए वह रॉक सरफेस को या जहाँ भी होती हैं हॉस्ट टिश्यू को उनको पकड़ के चिपक जाती हैं, जिससे वो नहीं होती हैं। और बैक्टीरिया का साइज का कंपैरिजन आपको मैं बता रहा हूँ। साइज कंपैरिजन में होता है, टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर की होती है, पीपीएलओ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया 0.1 माइक्रोमीटर, वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, टिपिकल यूकैरियोटिक से 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया मैंने बताया, अगर ये ऑप्शन में आता है तो ये होगा, और नहीं तो आपको वायरस मैंने यहाँ लिख दिया है कि वायरस होगा, सबसे स्मॉलेस्ट वायरस होता है। अगर ऑप्शन में वायरस दिया है तो आपको वायरस क्लिक करके आना है। अब हम आते हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी, ये हम लोग प्रोकैरियोट से पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ये हम प्रोकैरियोट्स को इसलिए पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट, एक ही बार प्रोकैरियोट से कैरेक्टर और सारी चीज़ों को अभी तक हम कवर अप कर रहे थे। अब हम आए हैं राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज पे। इसमें है राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स एसोसिएट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। साइज अप्रॉक्सीमेटली 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर, यानी 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है। कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट, इसमें देखिए 80 सब यूनिट्स पाए जाते हैं ना, 70, यस 70 सब यूनिट पाए जाते हैं, सॉरी 70 सब यूनिट्स पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो 70 सब यूनिट्स जब पाए जाते हैं तो इसका एक
सब यूनिट जो होता है वो 50 जो होता है वो लार्जर होता है, और स्मॉलेस्ट जो होता है वो 30 होता है। और यह दोनों मिलकर 70 यस बनाते हैं प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि 50 और 30 तो 80 होता है, पर 70 क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जब इसको साथ में कम जोड़ा जाता है तो वो 80 से कम आता है, इसलिए इसको 70 माना जाता है प्रोकैरियोट्स में। और उसमें 80 सब यूनिट होता है आपका, 80 यस होता है यूकैरियोट्स में। जनरली ये सेवेडबर्ग यूनिट रिप्रेजेंट करता है यस। फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के फंक्शंस क्या होते हैं? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, किसी भी चीज में आप यूकैरियोट्स में भी जाएंगे तो राइबोसोम का यही फंक्शन होता है, कार्य होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है। प्रोटीन सिंथेसिस बनने के बाद ही न्यूक्लिक एसिड बनती है, फिर आपका सेल्स फॉर्म होते हैं और आपकी डिफरेंट बॉडी एक्टिविटी शुरू होती है। मल्टीपल राइबोसोम कैन अटैच टू ए सिंगल मैसेंजर आरएनए। मल्टीपल राइबोसोम जो है एक सिंगल आरएनए में अटैच्ड होते हैं, जो एक चेन बनाता है। ये आप देखिए, इसमें यहाँ पे दिया है अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए लार्जर सब यूनिट। ये देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया आप, ये लार्जर सब यूनिट है जिसमें ट्रांसफर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, और ये नीचे जो है वो 30s स्मॉल सब यूनिट है। ये देखिए फंक्शन ऑफ राइबोसोम, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मल्टीपल राइबोसोम कैन अटैच टू ए सिंगल मैसेंजर आरएनए फॉर्मिंग ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स। ये मैंने आपको दिखाया। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है ये मल्टीपल चेन है, ये देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऐसे ऐसे करके, जो पॉलीसोम्स बनाते हैं। एक राइबोसोम्स नहीं, पॉलीसोम्स, कई तरह के कई। और यही मैसेंजर आरएनए न्यूक्लिक एसिड बना के फिर उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, मैसेंजर आरएनए को। अब इंक्लूजन बॉडी एक रिजर्व मटेरियल होता है जो साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड होता है प्रोकैरियोटिक सेल से। स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल किस इसलिए स्टोर किया जाता है कि कभी ज़रूरत पड़ी किसी भी चीज़ के लिए, तो जैसे आप माइग्रेशन में देखते हैं कि रिजर्व मटेरियल चिड़ियों में ब्लबर फैट होता है या वेल में, वह जब उनको खाना नहीं मिलता है तो उसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम गाड़ी में एक्स्ट्रा चक्का लेके चलते हैं या एक्स्ट्रा फ्यूल लेके चलते हैं, उसी का ये काम करता है। यह किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से घिरा नहीं होता है, यह फ्रीली साइटोप्लाज्म में होता है कि यह इजीली प्रोवाइड हो सके। जैसे एग्जांपल में फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गया, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो गया और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए। गैस वैक्यूल स्पेशलाइज इंक्लूजन बॉडी है फाउंड इन सर्टेन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये गैस वैक्यूल जो होता है बयांसी प्रोवाइड कराता है किसी भी चीज़ को। यह बयांसी रेगुलेट करता है कि कहीं भी बैक्टीरिया जाए तो डूबे ना, एक जगह से दूसरी जगह इजीली फ्लोट करके जा सके, उसके टेम्परेचर मेंटेन हो, उसकी बॉडी शेप मेंटेन हो। या जहाँ प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है गैस वैक्यूल, लाइकली ये एड इन बायोन्सी। अब हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स पे। यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें प्रोटिस्टा, प्लांट एनिमल एंड फंजाई प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के फीचर हैं, इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे हमारा घर जो पहले का घर होता था, अगर किसी को पता होगा आप देखिएगा, तो एक घर चारों तरफ से दीवार होती थी, छप्पर होता था और सब लोग उसी में रहते थे। सबका बेडरूम नहीं होता था, सबका किचन नहीं होता था, अटैच वॉशरूम नहीं होता था। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसे बन गया कि जैसे आजकल फ्लैट बन रहा है 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, ठीक ऐसे ही इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है आपकी सुविधा के लिए, आपकी आसानी के लिए, कि आपको फ्रीडम मिले, आप उस सही तरीके से उसमें सेफली रह सकें। कोई अगर आपके दरवाजे पे या आपके घर में चोर घुसे तो उसको एक दरवाजा पार करना पड़े, फिर दूसरा दरवाजा पार करना पड़े, तो इसलिए इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। और कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है कि आप एकदम सेफ हैं, सिक्योर हैं,
और इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, बच सकते हैं किसी भी चीज़ से, फॉरेन अटैक से, चाहे जिस भी चीज़ से। और जब आप इस सब चीज़ों से बचे रहेंगे, एक और कारण है कि आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से को रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर में एसी लगवा सकते हैं, पंखा लगवा, उसी तरह यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है कि वो फॉरेन अटैक से बच सकते हैं, अपना इजीली काम कर सकते हैं, कोई उनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। दे पॉजेज ए ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इनक्लोज बाई ए न्यूक्लियर इन्वेलप। इसमें एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है जो इनक्लोज होता है न्यूक्लियर इन्वेलप के थ्रू। यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। या एक कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पाया जाता है। लोकोमोटरी जनरली लोकोमोशन के लिए, जैसे हाथ हैं, पैर हैं, चाहे जो भी चीज़ें स्ट्रक्चर्स हैं। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर मतलब आपका कि आप बोन्स को आप देख सकते हैं, जो आपको एक बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। देयर जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। इनके यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम में। नॉट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल, प्लांट एंड एनिमल सेल्स से डिफर। सभी, इसकी एक खासियत यही है जो इसको प्रोकैरियोट से अलग करती है कि ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं, और प्लांट और एनिमल सेल्स भी डिफर होते हैं। इवन सिंगल स्पेसीज के, सिंगल एनिमल्स के, एक ही स्पेसीज के डिफरेंट मैमल्स या एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, आइडेंटिकल वो नहीं होते हैं। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल्स के पास नहीं होता है। प्लास्टिड में सेल वॉल होता है और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। विद इन एनिमल सेल यह नहीं पाया जाता है, विच इज लैक। प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स में ये नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन मोस्ट प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होता है जो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ये जनरली आपको याद करना पड़ेगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये एक्सेप्शंस जो है ना, ये आपको, ये दो टॉपिक हैं जो आपको खासकर ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, और एनिमल सेल्स के पास ये तीनों नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। और एनिमल सेल्स के पास क्या होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। आइए ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए ये बात, ये देखिए वैक्यूल्स जो हैं वो आपका प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि यही एनिमल सेल्स में नहीं है। यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस पाया जाता है। देखिए इसका, इसमें वैक्यूल नहीं पाए जा रहे हैं, इसमें लाइसोसोम्स है, इसमें भी लाइसोसोम्स हैं स्ट्रक्चर्स। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, गोल्गी अपरेटस भी है, न्यूक्लियर इनवेलप है, प्लांट मेम्ब्रेन है। लेकिन आपको याद होगा कि सेल वॉल इसमें पाया जाता है प्लांट सेल में, इसमें कहीं सेल वॉल नहीं है, इसमें सेल वॉल नहीं है। इसमें सेल वॉल नहीं है, सेंट्रियोल है इसमें, जबकि इसमें सेंट्रियोल नहीं है। बाकी सब है, पैरोक्सिसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर इनवेलप इसमें पाया जाता है, जबकि इसमें देखिए न्यूक्लियर इनवेलप इसमें भी है। तो ये ऊपर वाला प्लांट सेल है, नीचे वाला, दो तीन स्ट्रक्चर हैं आपको याद रखना है, जिसमें सेंट्रियोल है, सेल वॉल है, ये वैक्यूल है। ये सारी चीज़ें, ये एक्सेप्शन पाई जाती हैं, एक दूसरे को डिफरेंस करती हैं। ये एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम
उसी को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ में एक टेबल में कर दिए हैं कि जिससे आप उसको समझ सकें। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज का बना होता है, इसमें एब्सेंट होता है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है एनिमल सेल्स में। शेप प्लांट सेल में फिक्स्ड होता है, ऑफन रेक्टेंगुलर और बॉक्स लाइक होता है, यानी आपका आप रेक्टेंगल देखेंगे या एक बॉक्स लाइक होता है। ऐसे नहीं सही बना, ऐसे आप सेल्स जनरली प्लांट सेल का आप देखेंगे तो सेल्स बनाएंगे तो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे हेक्सागोनल शेप जनरली होता है। ये प्लास्टिन में शेप इसमें इरेगुलर शेप होता है। एनिमल सेल्स में आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर है उसमें। प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। वैक्यूल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसमें स्मॉल होता है। टेम्पोररी वैक्यूल्स होता है, यदि प्रेजेंट होगा तो किसी स्ट्रक्चर में होता है। सेंट्रियोल इसमें एब्सेंट होता है प्लांट सेल्स में, सेंट्रियोल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। एनर्जी स्टोरेज, स्टोरेज एज स्टार्च, इसमें स्टोरेज एज ग्लाइकोजन। एनिमल सेल ग्लाइकोजन, आपको याद होगा बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोजन। फिर आपका स्टोर फोटोसिंथेसिस होता है। ये प्लांट सेल तो कैपेबल होते हैं, एनिमल सेल कैपेबल नहीं होते हैं, इसीलिए उनको एनर्जी के लिए दूसरे प्लांट से या दूसरे एनिमल से को खाना पड़ता है जिससे उनको मिल सके, और ये फोटोसिंथेसिस करके अपना एनर्जी खुद बना लेते हैं। सिलिया फ्लैजिला रेयर होता है प्लांट सेल्स में, और इसमें एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं मूवमेंट और सेंसिंग के लिए। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। जो डिटेल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का है वह 1950 के बाद संभव हो पाया, क्योंकि उसी के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। Chemical studies, early chemical studies, particularly on human red blood cells, helped scientists deduce the possible structure of plasma membrane. अर्ली जब ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स पे सबसे ज़्यादा केमिकल डिस्कवरी हुई है, जो तमाम तरह के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पॉसिबल स्ट्रक्चर को बताने में संभव हो पाया। कंपोजिशन, द सेल मेम्ब्रेन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो जनरली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड स्ट्रक्चर, द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड अरेंज ए बाइलेयर। जो मेजर लिपिड स्ट्रक्चर होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है जो अरेंज होता है बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब कि दो लेयर, कभी भी बाइलेयर दो लेयर होता है, जिसमें फॉस्फोलिपिड है पोलर हाइड्रोफोबिक हेड, और जो फेस करता है आउटवर्ड, एंड हाइड्रोफोबिक टेल, यानी हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब अट्रैक्ट टुवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड हाइड्रोफोबिक मतलब रिपेल टुवर्ड्स या उस वाटर मॉलिक्यूल्स के अपोजिट, यह इनवर्ड्स होता है। शील्डिंग द नॉन पोलर टेल्स फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में। इसमें देखिए, ये देखिए, ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड पेरिफेरल प्रोटीन, ये दो लेयर है। हाइड्रोफिलिक हेड यहाँ है और हाइड्रोफोबिक टेल यहाँ है, और बीच में कोलेस्ट्रॉल होता है जो प्रेजेंट होता है। ये एक लेयर हुआ और ये अपर लेयर हुआ जो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कहलाता है। एक किलो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस का क्या मतलब है? बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस लेटर कंफर्म दैट सेल मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन एडिशन टू लिपिड। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन बाद में कंफर्म किया कि सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो रखते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को लिपिड्स में।
composition variability. The ratio of protein to lipid varies across different type of cells. In human erythrocytes, the membrane consists of approximately 52% protein and 40% lipid. ह्यूमन इरिथ्रोसाइट आरबीसी जो है मेम्ब्रेन में वो रखते हैं अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स को. टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन. पेरिफेरल प्रोटीन लोकेटेड ऑन द surface of membrane. Integral protein partially or fully embedded within the membrane. Classification is based on the ease of extraction. क्लासिफिकेशन जो है वो इजीली उसको एक्सट्रैक्ट करने के बेसिस पे किया गया है. इस सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट मॉडल दिए गए, जिसमें आपका पहला फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जो प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972. इट डिस्क्राइब्स द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इज वाइडली एक्सेप्टेड. फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा 1972 में दिया गया, जो एक्सेप्ट भी हुआ. Quasi-fluid nature. Lipids in the membrane have quasi-fluid property, allowing lateral movement of protein within bilayer. जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जिसमें 4 तरह के जनरली पाए जाते हैं स्ट्रक्चर. फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है. तो फॉस्फोलिपिड जनरली प्रोवाइड करता है इसको परमेबिलिटी सेल टू सेल मेम्ब्रेन के लिए, कि कौन सी चीज़ सिलेक्ट होके सेल्स के अंदर जाएगी और कौन चीज़ बाहर आएगी. कार्बोहाइड्रेट यह सेल टू सेल रिकॉग्निशन करता है. कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी रिटेन करने में हेल्प करता है. और अंतिम जो है प्रोटीन इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है. ये इंटीग्रल प्रोटीन यह एक चैनल बनाता है जो अलाउ करता है मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए. इसके थ्रू मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट का अलाउ करता है जिसे इस सेल से उस सेल तक जा सके. और ये 2D मॉडल है जनरली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का. अब क्वासी फ्लूइड नेचर होता है. लिपिड इन द मेम्ब्रेन हैव क्वासी फ्लूइड प्रॉपर्टी अलाउंग लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन बाइलेयर. ये वही है. मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी. The ability of protein to move within the membrane is measured as its fluidity. Importance of fluidity. The fluid nature support function like growth, cell growth, integral intercellular junction formation, secretion, endocytosis and cell division. यह फ्लूइड होने के क्या क्या फायदे हैं, यह सारा चीज इस थ्योरी में बताया गया है कि एक फ्लूइड नेचर होने से इसमें क्या क्या बेनिफिट होता है. कैसे फ्लूइड में होता है, जो मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है वह डिफरेंट लेटरल मूवमेंट प्रोटीन के प्रोवाइड कराता है. इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लूइडिटी. द फ्लूइड नेचर सपोर्ट्स फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ. फ्लूइडिटी का इम्पोर्टेंस क्या है? तो फ्लूइडिटी का इम्पोर्टेंस ये है कि यह सपोर्ट करता है सेल ग्रोथ को, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन बनाता है, सेक्रेशन करता है, इंडोसाइटोसिस करता है और सेल डिवीजन करता है. इंडोसाइटोसिस मतलब कि सेल्स को फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शंस में काम करता है. सिलेक्टिव परमेबिलिटी. सिलेक्टिव परमेबल मतलब कि कौन सा मटेरियल अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा. एक तरह से वह दरवाजे पर दरबान बन के खड़ा होता है कि किसको उसको पता होता है कि कौन अंदर जाएगा तो नुकसान करेगा और कौन बाहर जाएगा तो उसको नुकसान होगा. तो यह बैरियर का काम करता है. पहचान के जो सेल्स के लिए अच्छा होता है उसको अंदर आने देता है, जो सेल्स के लिए नुकसान होता है उसको बाहर जाने देता है. पैसिव ट्रांसपोर्ट. सम मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी. एग्जाम्पल विया सिंपल डिफ्यूजन along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो. इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप पढ़े होते हैं कि जो एनर्जी जिसमें प्रोवाइड होती है विदाउट एनर्जी पैसिव ट्रांसपोर्ट आता है और विथ एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. सब मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी. मैंने कहा कि बिना एनर्जी के मूवमेंट होता है. और सिंपल जैसे सिंपल डिफ्यूजन
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो। जैसे अगर ऊपर पानी है, जहाँ पानी कम रहेगा तो वो विदाउट एनर्जी के ही चला जाएगा। लेकिन अगर दो कमरे भरे हैं और दोनों में एनर्जी बराबर है, तो कहीं से आपको एनर्जी लगा के एक जगह से पानी फ्लो को निकालना पड़ेगा, तब जाके दूसरे कमरे का पानी कहीं दूसरे कमरे में जाएगा। लेकिन एक कमरा खाली है, एक कमरा भरा है, तो आप जैसे ही उसका दरवाजा खोलेंगे वो बिना एनर्जी लगाए वो फ्लो कर जाएगा। और एक्टिव में ये एनर्जी की ज़रूरत होती है, नीड नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है। ऑस्मोसिस, वाटर मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। वही हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इजिली इसमें हो जाता है। कैरियर प्रोटीन, ये कैरियर प्रोटीन है जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है। नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल आयन एलिमेंट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो टू हाई रिक्वायर्स एनर्जी एटीपी। सोडियम पंप जो साइकिल्स होता है उसमें ज़रूरत होती है। अब हम सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल डेफिनेशन, ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्मिंग इन आउटर कवरिंग ओवर द प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फंजाई एंड प्लांट्स। सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है, जो फंजाई और प्लांट में पाया जाता है। इसके फंक्शंस क्या हैं? प्रोवाइड सेफ प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। यह प्रोवाइड कराता है, सेफ प्रोटेक्ट कराता है अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। एड इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल्स इंटरेक्शन में हेल्प करता है। एंड एक्ट एज ए बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल, और एक तरह से वो बैरियर का काम करता है। जैसे मैंने कहा ना कि दारबान की तरह, कि इधर की चीज़ें इसी साइड रहेंगी और इधर की चीज़ें इस साइड रहेंगी। वो सेलेक्टिव परमेएबल भी किसी किसी में होता है, जो आपको प्रोवाइड कराता है कि नहीं आपको जाना है तो वो वही अलाउ करेगा, तब आप जाएंगे, नहीं तो नहीं। जैसे प्लांट में आप देखेंगे कि ऊज ड्रॉप्स होते हैं। आप ओस की बूंदें देखते हैं तो आपको लगता है कि ओस गिरी होगी, नहीं, वो ऊज की ड्रॉप होती हैं, वो निकलती हैं सेल्स से। वो सुबह सुबह देखेंगे कि मोतियों की खेती जैसे पूरी सेल्स होती हैं, तो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो सूर्य के चमकते हैं, तो वह अलाउ करता है। उसमें परफोरेशन होते हैं जो अलाउ करते हैं, लेकिन आप उससे अंदर नहीं जा सकते। कंपोजिशन इन एल्गी मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टॉन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। यह एल्गी में किस किस चीज़ की बनी होती है सेल वॉल? तो जनरली सेलुलोज की बनी होती है, गैलेक्टन्स की बनी होती है, मैनन्स की बनी होती है, और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कंपोजिशन इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। प्राइमरी वाल फाउंड इन यंग प्लांट सेल्स, प्राइमरी वाल यंग प्लांट सेल्स पाए जाते हैं। कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच डिक्रीजेज द सेल मैच्योर, जो सेल मैच्योर्स को कम करता है। सेकेंडरी वाल फॉर्म्स ऑफ इनर साइड, प्राइमरी सेल के अंदर सेकेंडरी सेल वाल पाया जाता है, और जो आपको इनर साइड टुवर्ड्स मेम्ब्रेन होता है, जो सेल्स मैच्योर हो जाती हैं। जैसे जैसे कोई भी सेल्स हो, जो सेल्स ऐसे दो हैं, तो ये सेल्स जो है, ये मान लीजिए एक सेल्स है, ये मैच्योर हो जाएगी, फिर इसके ऊपर से एक प्राइमरी सेल वाल हमेशा बनती है। ये सेकेंडरी सेल वाल जो होती है वो अंदर की तरह जाती है, ये प्राइमरी सेल वाल बनती रहती है और ये रिजिड हो जाती है, जो नॉन लिविंग की तरह काम करती है। ये सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। इन दोनों के बीच में मिडिल लैमिला पाया जाता है। ये लेयर प्राइमरी ऑफ कैल्शियम पेक्टेट लेयर पाया जाता है, दैट बाइंड नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जो सेल्स को आपस में बांधता है, जैसे एक सीमेंट का काम करता है। ये दो सेल्स हैं, इन दो सेल्स के बीच में अगर कुछ सीमेंट जोड़ दिया है तो वही मिडिल लैमिला होता है जो इनको बांधता है। प्लाज्मोडेस्माटा, channels traversing the cell wall and middle lamella, connecting to the cytoplasm of adjacent cells। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो चैनल्स होता है जो ट्रावर्स करता है सेल वॉल और मिडिल लैमिला को, और साइटोप्लाज्म से बगल वाली सेल्स को जोड़ता है। देखिए ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल का है, जो ऊपर का कैप्सूल सेल वॉल
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। ये है प्लांट सेल्स का। जो मिडिल लैमेला है ये जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी सेल वाल है मिडिल लैमेला के, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकोजन है, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स है, और ये पेक्टिन है। तो आज का लेक्चर हम यहीं बंद करते हैं, फिर सेकेंड लेक्चर लाएंगे और अपलोड करेंगे। आप लोग इस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, अगर बुरा लगे तो जहाँ अगर आपको लगा कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ सुझाव दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। एंड आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते रहिए।